मार्कर कहाँ गया? अच्छा ये रहा। ठीक है, लास्ट अपन ने इस पे छोड़ा था ईटीसी, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। एरोबिक है या एनएरोबिक? एरोबिक प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर हो रहा था। और इसमें अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें हम क्या करते हैं? NADH और FADH। NADH और FADH को हम और किस नाम से जानते हैं? रिड्यूस्ड कोएंजाइम। दोनों कोएंजाइम से और किस कंडीशन में? रिड्यूस। तो NADH और FADH को हम कहते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम। इन रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और इन रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? ATP बनेगा। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। और हमने लास्ट में यह देख लिया था कि अगर NADH और FADH का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इनके इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा ट्रांसफर होंगे? इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा। और उसके कारण क्या जनरेट होगा? ATP। ठीक है, तो पहला तो अपन देखेंगे आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या। एक मिनट। मतलब ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है। ओह, टू हॉट यू आर। क्या पता नहीं, आज बहुत गर्मी हो रही है। कुछ कुछ तो टिप्पणी दी थी आपने। अच्छा, अब एक मिनट, मैंने यहां पर ठीक है, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन बनाई है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आउटर मेम्ब्रेन पर होगा, हाँ या ना? नहीं, इनर मेम्ब्रेन पर होगा। तो इन यहां पर मतलब जैसे ये अपने पास इनर मेम्ब्रेन है, तो यहां पर मैं बना रहा हूं ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो मैंने पूरा सीक्वेंस बनाया है, ये सीक्वेंस कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर है। तो अगर ये इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच में ये क्या हो गया? शाबाश, ये हो गया हमारे पास पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का मतलब है इनर माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। अब इस पूरे ईटीसी में हमको क्या करना है? NADH और FADH को ऑक्सीडाइज करना है। किसको ऑक्सीडाइज करना है? NADH और FADH को ऑक्सीडाइज करना है। इसका मतलब NADH और FADH से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। और NADH और FADH से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये पूरा तामझाम, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं। अभी हम देखेंगे ये FMN, FES, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम, ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो किसके इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे हैं? FADH और NADH के इलेक्ट्रॉन्स को। अब एक चीज देखो, यहां पर मैंने ये FMN, FES, इसको मैंने नाम दे दिया
कॉम्प्लेक्स 1, या इसे मैंने कह दिया NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये प्रोटीन से मिलकर बना है और इनर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। फिर आपके पास ये FADH, ये है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, और इसे कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब आप समझ गए होंगे ये वो क्रेब्स साइकिल की एंजाइम है जो इनर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। ये हमारे पास साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स थर्ड, जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज, और ये साइटोक्रोम AA3, ये कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस है। कॉम्प्लेक्स 1 FMN-FES यानी NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम रिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सीधा सवाल आपसे पूछ सकते हैं कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या मिलेगा? तो कॉम्प्लेक्स 1 में FMN आयरन सल्फर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या मिलेगा? साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1, और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या मिलेगा? साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3। इस पूरे तामझाम में, इस पूरे सीक्वेंस में सबसे कॉमन नाम क्या रहा है? साइटोक्रोम, 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 साइटोक्रोम। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन ही क्या है? साइटोक्रोम। अब खेल देखो, हमें NADH और FADH का ऑक्सीडेशन करना है। मतलब NADH और FADH के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। अपन ने लास्ट में लिखा था इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है ETC में? NADH और FADH। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इनसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले कौन रहा है? ऑक्सीजन। तो रिड्यूस कौन हो रहा है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? सब ऑक्सीजन है। अब स्पेसिफिकली देखें तो कॉम्प्लेक्स 1 का काम क्या है? शाबाश, एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स 1 का काम है कि ये कॉम्प्लेक्स NADH के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर किसको दे रहा है? कोएंजाइम Q को। COQ का मतलब है कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन। तो कॉम्प्लेक्स 1 का काम क्या है? NADH के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कहां पे दे रहा है? कॉम्प्लेक्स 3 का काम क्या है? यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन को लेकर साइटोक्रोम C की तरफ दे रहा है। और कॉम्प्लेक्स 4 का काम क्या है? साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन को दे रहा है। अब मैं मान लो कॉम्प्लेक्स 1 हूं, तो मैंने क्या किया? मैंने NADH से इलेक्ट्रॉन्स लिए और मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन को दिए। तो कॉम्प्लेक्स 1 ने ऑक्सीडेशन किसका किया? NADH का। और रिडक्शन किसका किया? मैं अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो उसका क्या कर रहा हूं? ऑक्सीडेशन। और अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो उसका क्या कर रहा हूं? रिडक्शन। तो कॉम्प्लेक्स 1 किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और किसको रिड्यूस कर रहा है? तो अब देखो, मैं थोड़ा सा इसको अब चेंज करूं, आसान। कॉम्प्लेक्स 1 ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया NADH, तो ये किस फॉर्म में आ गया? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। और इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये किस फॉर्म में आ गया? रिड्यूस्ड। तो NCERT ने क्या दे रखा है? देखो, NCERT ने दे रखा है COQ को नाम दिया है यूबिक्विनोन, कीटोन फॉर्म, और इसका रिड्यूस फॉर्म यूबिक्विनोल अल्कोहल। सही। तो सवाल आ जाए अब आपसे, अच्छा यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोल में कौन कन्वर्ट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड, दोनों यही कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH के इलेक्ट्रॉन्स उसको दे रहा है। अब सवाल आ जाए, यूबिक्विनोल को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड।
कॉम्प्लेक्स थर्ड इससे इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे रहा है, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड ने किसका ऑक्सीडेशन किया? इसका। और किसका रिडक्शन किया? साइटोक्रोम सी का। कॉम्प्लेक्स फोर किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है? साइटोक्रोम सी। किसको रिड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन को रिड्यूस। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और किसको रिड्यूस कर रहा है? क्लियर है? NaDH का ऑक्सीडेशन कौन सा कॉम्प्लेक्स? ऑक्सीजन का रिडक्शन कौन सा कॉम्प्लेक्स? साइटोक्रोम सी को रिड्यूस। थर्ड, साइटोक्रोम सी को रिड्यूस करना मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना, कॉम्प्लेक्स 3 का काम है ये चीज। दूसरा, इस पूरे सीक्वेंस में हमने किसको कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं माना? यूबिक्विनोन को और साइटोक्रोम सी को, क्योंकि ये मोबाइल है। मोबाइल मतलब ये मूव कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में दे भी रखा है ये साइटोक्रोम सी की लोकेशन। ये है तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर मिलेगी। और दूसरी चीज दे रखा है एनसीईआरटी ने, कॉम्प्लेक्स 4 जिसमें ये साइटोक्रोम है, इसमें आयरन के साथ साथ क्या मिलेंगे? 2 कॉपर सेंटर्स भी मिलेंगे। तो ये स्टडी आपको फैक्ट याद रखना है कि एक तो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा कौन कौन नहीं है? यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी नहीं है। दूसरा, कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन के साथ 2 कॉपर सेंटर्स हैं? कॉम्प्लेक्स 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन कौन सा है? साइटोक्रोम। और इस पूरे सिस्टम में हम NaDH और FADH के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन तक भेज रहे हैं ताकि वो रिड्यूस होकर क्या बना दे? वाटर। लेकिन यही काम है क्या? ETC का काम NaDH और FADH का ऑक्सीडेशन करके वाटर बनाना है, एनर्जी बनाना है। मतलब अभी अपन ने सिर्फ आधा हिस्सा पढ़ा है। आधा हिस्सा मतलब हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ा है कि NaDH और FADH के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस होकर वाटर बना रहा है। लेकिन अब हमको क्या बनाना है? ATP या एनर्जी। तो इस ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोडक्शन हो, यह हमको किसने बताया था? शाबाश। इसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट काम करते हैं जिसे हम कहते हैं पीटर मिशेल। केमियोस्मोटिक थ्योरी, या जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्योरी। ये थ्योरी या पीटर मिशेल की ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि NaDH और FADH के ऑक्सीडेशन से आप ATP कैसे बना सकते हो। अब ये भी सीक्वेंस साथ ही देख लो, एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं बना रखा, एनसीईआरटी ने ऐसे स्पाइरल बना रखा है, बट ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा। अब NaDH और FADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो कैरियर प्रोटीन्स कहां तक पहुंचा रहे हैं? तो जैसे जैसे ये प्रक्रिया ऑक्सीडेशन की चल रही है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। ये क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप हो रहे हैं। क्या हुआ? जैसे जैसे NaDH और FADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स पंप होकर कहां जा रहे हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पंप का मतलब है एक्टिव है। ये एक्टिव कहां से? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बन रही है वो प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से कहां पंप कर रही है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब आप बोलोगे सर यहां पे 4 प्रोटॉन्स हैं, यहां पर 2 और 2, तो ये फैक्ट है, ऐसा होता है। और एनसीईआरटी में भी आप ढंग से देखोगे तो मेंशन्ड है
कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से भी। किससे नहीं जा रहे? कॉम्प्लेक्स 2, क्योंकि वो क्रेब्स साइकिल की एंजाइम है। किसमें? 442। हाँ सॉरी, मतलब यार एक मिनट, ये ले लो। तो 4 प्रोटॉन्स और 2 प्रोटॉन्स कहां गए? मैट्रिक्स से पंप होकर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गए। अब अरे हां यार, अब इसे क्या हो रहा है देखो, मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स पंप होकर कहां गए? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से। इससे क्या होगा? H प्लस कहां इकट्ठे हो गए? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H प्लस इकट्ठे हो गए तो pH कम हो गया, कम। H प्लस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गए, यहां पे H प्लस इकट्ठे हो गए यानी बढ़ गए, और मैट्रिक्स में कम हो गए। एक जगह जब प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, एक जगह जब कम हो जाते हैं, तो क्या बनता है? ग्रेडियंट। तो आपके पास क्या इस्टेब्लिश हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट। किसके अक्रॉस? किसके अक्रॉस? इनर मेम्ब्रेन। इकट्ठे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हुए, मैट्रिक्स में कम हो गए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा हो गए, तो ये ग्रेडियंट किसके अक्रॉस डेवलप हुआ? इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब ये ग्रेडियंट क्या करता है? ये ग्रेडियंट इसलिए जरूरी है क्योंकि यही ग्रेडियंट कॉम्प्लेक्स 5 को एक्टिवेट करता है, और कॉम्प्लेक्स 5 होता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसे हम, आपने सेल में पढ़ा होगा, ये क्रिस्टे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर, क्रिस्टे, और क्रिस्टे पर बहुत सारे माइन्यूट F0 F1 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये F0 F1 कॉम्प्लेक्सेस कुछ नहीं है, बेसिकली एक एंजाइम है जिसे क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेस। ये नींद में होती है। इसको जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, कौन नींद से उठ गई? F0 F1, और नींद से उठने के बाद ये क्या बना देगी? एटीपी। तो देखो सीक्वेंस क्या हो रहा है, ये पूरा सीक्वेंस समझ के आसान है। हमने किसकी शुरुआत की? हमने NADH और FADH का क्या करा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है इनसे इलेक्ट्रॉन निकला, यानी इनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। कहां से कहां? शाबाश, मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जब ये प्रोटॉन्स का पंप हो रहा है तो क्या डेवलप हो रहा है? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हुआ अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हुआ, कौन एक्टिवेट हुआ? कॉम्प्लेक्स 5 या एटीपी सिंथेस हो गया एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट तो हो गया, अब ये एटीपी बनाता कैसे? तो ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम इस तरह से बना रखा है कि ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास F1, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, एक पेरिफेरल होता है, एक इंटीग्रल होता है। ये अंदर धसा हुआ है पूरा इनर मेम्ब्रेन में। तो F0 इज योर इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये मैट्रिक्स की तरफ है, ये आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन। तो सवाल याद रखना, F1 कैसा प्रोटीन हो गया? पेरिफेरल। F0 कैसा हो गया? इंटीग्रल। अब ये कैसे प्रोटीन बनाएंगे, एटीपी कैसे बनाएंगे? F0 से 2 प्रोटॉन्स वापस मैट्रिक्स में रिटर्न करेंगे। वापस प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट से सारे H प्लस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में रहेंगे जीवन भर? नहीं ना, वापस भी तो रिटर्न करेंगे, लौट आएंगे। तो वापस 2 H प्लस कहां पे आते हैं? हर बार
जब 2H प्लस मैट्रिक्स में आते हैं, फॉर एवरी 2 प्लस जो मैट्रिक्स में रिटर्न हो रहे हैं, आने पर F1 क्या करता है, ADP से ATP बना देता है। हर, इसका मतलब ये नहीं कि सर 2H प्लस ही आएंगे क्या, नहीं, एक ATP बनाने के लिए कितने आएंगे, 2H प्लस। तो हर बार F0 जब 2H प्लस को वापस मैट्रिक्स में रिटर्न करेगा तो F1 कितना ATP बना देगा, ADP से 1। अब इसका एक सिस्टम समझो। अपन ने कहा था NADH से 3 ATP बनते हैं, क्यों, और FADH से 2 क्यों? कॉम्प्लेक्स 2 तो एप्लीकेबल ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स 1 पर एक ATP, कॉम्प्लेक्स 3 पर एक ATP, कॉम्प्लेक्स 4 प्लस एक ATP। तो NADH के ऑक्सीडेशन से 3, FADH की एंट्री लेट है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स 1 तो काम ही नहीं कर रहा, इसलिए FADH के ऑक्सीडेशन से 2 ATP। हाँ, ये प्रोटॉन इधर गया, ये प्रोटॉन यहां गया, ये प्रोटॉन यहां गया, क्या इस्टेब्लिश हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्यों किया, F0 F1 को जगाने के लिए, इसके कारण F0 F1 जाग गया, जाग गए, F0 जाग गए, F0 F1 F1। अब ये प्रोटॉन वापस रिटर्न करेंगे, कौन रिटर्न करेगा वापस, F0, और जब F0 रिटर्न करेगा तो F1 ATP बना देगा, F0 रिटर्न करेगा F1 ATP बना देगा, F0 रिटर्न करेगा F1 ATP बना देगा। तो कितनी साइट्स पर ATP बने, 3, तीनों साइट्स NADH के लिए एप्लीकेबल है, 3 ATP। FADH के लिए ये एप्लीकेबल है क्या, कॉम्प्लेक्स 1, ये और यही तो एप्लीकेबल है। अरे वो फॉर एवरी 2 प्लस, ऐसा 4 गए 2 बार 2 आ जाएंगे, वो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो एनसीईआरटी ने फॉर, ये साइकिल है, ऐसा नहीं है ये 4 प्लस गए अगली 2 प्लस, तो अगली साइकिल में 2 प्लस वापस आ जाएंगे। हर एक ATP के लिए वापस मैट्रिक्स में कितना रिटर्न होगा, प्रोटॉन 2, वो एनसीईआरटी ने दे रखा है। हाँ, मैट्रिक्स के ही प्रोटॉन से जो वहां जा रहे हैं और वापस मैट्रिक्स में रिटर्न हो रहे हैं। तो F0 कैसा प्रोटीन हुआ, इंटीग्रल प्रोटीन, जो क्या काम कर रहा है, प्रोटॉन बना वापस मैट्रिक्स में रिटर्न कर रहा है, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ H प्लस इंटू मैट्रिक्स। और F1 पेरिफेरल प्रोटीन है, क्या कर रहा है, कैटेलाइजेस ATP फ्रॉम ADP और PI। ATP फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। और यहां पर ATP बना किसके ऑक्सीडेशन से, NADH और FADH के ऑक्सीडेशन से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सब छोड़ो, एक बार इमेजिन करो आंख बंद करके, क्या हुआ, हमने ETC में, कहां पहले ETC हुई, कहां, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, ऑक्सीजन यूज है इसमें, तो कैसा प्रोसेस हो गया, एरोबिक हो गया, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, हाँ, लेकिन किसका, NADH और FADH, मतलब जो रिड्यूस को एंजाइम है उसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, किस लिए, ATP बना दे। लेकिन इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। पहले अपन ने पढ़ा ऑक्सीडेशन, किसका, NADH और FADH का, कैसे हो रहा था, उनसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, कॉम्प्लेक्स उसको एक से पकड़कर दूसरे पर, दूसरे से पकड़ के तीसरे तक, और कहां पे भेज रहे थे, ऑक्सीजन, उसको रिडक्शन हो रहा था। तो ये तो ऑक्सीडेशन था। लेकिन इस ऑक्सीडेशन को किससे जोड़ना है, ATP से। तो अपन ने मैट्रिक्स का पंप करना चालू करा, H प्लस को, कहां से कहां, मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप किया, उससे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H प्लस बढ़ गया, मैट्रिक्स में कम हो गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस, इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इससे हुआ क्या, कॉम्प्लेक्स 5 F0 F1 एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होकर बोला मैं तैयार हूं, मैं ATP बना दूंगा। F0 वापस H प्लस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल से मैट्रिक्स में रिटर्न करेगा,
और F1 ADP से ATP बना। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किससे जुड़ा हुआ है? ATP फॉर्मेशन से। तो ऑक्सीडेशन इज कपल्ड विथ ATP फॉर्मेशन, जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पक्का? हाँ। वो क्रेब्स साइकिल का है ना, वो FADH बना रहा है केवल, और FADH के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसको रिड्यूस कर रहे हैं। कैरियर नहीं है, FADH खुद इनर मेम्ब्रेन से उसके इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल रहे हैं, उसके लिए कैरियर नहीं चाहिए। वो यूबिक्विनोन कैरियर हो गया ना, उसके लिए आगे यूबिक्विनोन से चला जाएगा। FADH के इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यूबिक्विनोन पे जाएंगे इनर मेम्ब्रेन पर। क्रिस्टे पर नहीं, हर जगह है। 1 पर है, 3 पर है, 4 पर है, जहां जहां ATP बन रहा है वहां वहां पर F0 F1 है ना? हाँ, नहीं मैं चला रहा हूं शुरुआत से वापस यहां से। ऑक्सीडेशन तो क्लियर है। ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो उसके साथ साथ मैट्रिक्स के H+ मैट्रिक्स से पंप होकर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा रहे हैं। इससे होगा क्या? मैट्रिक्स में कम होंगे, वहां पर बढ़ जाएंगे, तो क्या एस्टैब्लिश होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों जरूरी है? F0 F1 को एक्टिवेट हो जाएगा, वापस रिटर्न होगा, ATP बन जाएगा। ये है फैक्ट है, ये ऐसा होता है। 4 4 2, मैं क्या करूं? ये है फैक्ट। इसमें मतलब 4 क्यों 3 क्यों नहीं, नहीं जाते 4 हैं वो, ये इसमें हाँ यही है कब उसकी क्षमता, मतलब एफिशिएंसी के बेसिस पर है। हाँ ये साइकिल ऐसा नहीं है कि 4 हैं अगले 2, हो सकता है वो अगले वो 2 इसके 4 नहीं हो सकते, पहले के हो सकते हैं। हाँ नहीं ऐसा नहीं है ना, साइकिल में अगली बार 2 आ जाएंगे, किसी दिन 4 नहीं गए, ऐसा भी होता है। वो डिपेंड करता है कि ग्रेडियंट कितना स्ट्रांग है। ग्रेडियंट वीक है तो ज्यादा भेजने। कॉपर क्या करते हैं? को एंजाइम को एफिशिएंसी बढ़ाते हैं इनकी, और क्या है? कॉपर स्ट्रक्चर है इनका, ढांचा कॉपर आयरन क्या कर रहा है? इनके स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। हाँ हम्म 2 पड़े रहेंगे, आगे कभी यूज होंगे, कुछ सिग्निफिकेंट होगा, उस समय का नहीं होगा। हाँ चलती रहती है। हाँ यूज होते रहते हैं, बैलेंस बना रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, डायनामिक प्रोसेस है। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कितना ग्रेडियंट जरूरी है, उसके डिपेंड करेगा उस पर। मतलब इसके बाद नहीं, कॉम्प्लेक्सेस का हिस्सा है क्रिस्टे पर।
आधा बन गया पूरा, स्टार्ट भी नहीं। इसमें पॉइंट तो लिख लो एक दो। परसों दशहरा है। दो पॉइंट ऐड कर दो इसमें पहले तो। नहीं, ये तो यही चल रहा है, बीच लिख लो नीचे, इस हटेगा नहीं पेज। अच्छा लिख लो यार, 2 मिनट, डन। वो मैं लिखवा रहा हूँ ना पॉइंट, वही तो लिखवाना है। 2 कॉपर सेंटर किसके हैं? कॉम्प्लेक्स 4 के। हाँ अभी बाकी है 1 मिनट। उन्होंने लाइनें बनाई अभी सारी, कुसुम जी ने सारी लाइनें बन गई उनकी, आउटर मेम्ब्रेन वाली, इनर मेम्ब्रेन वाली। सही में? हाँ, पहला साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन। साइटोक्रोम सी is a mobile electron carrier protein present towards the outer surface of inner mitochondrial membrane. Present towards the outer surface. Present towards the outer surface of inner mitochondrial membrane. The outer surface of inner mitochondrial membrane. और नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स 4 और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज
complex 4 or cytochrome oxidase has 2 additional copper centers. Oxidase, complex 4 or cytochrome oxidase has 2 additional copper centers. और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन कौन सा है? साइटोक्रोम। उसमें मेनली कौन सा आयन होता है? आयरन। तो इसमें लिख लेंगे नेक्स्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन इज साइटोक्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन इज साइटोक्रोम। ब्रैकेट में कंटेन हीम आयरन, मतलब आयरन हीम के साथ। ब्रैकेट में हीम, कंटेन हीम आयरन, हीम ग्रुप के साथ आयरन होता है। हाँ, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप हीमोग्लोबिन में होता है जो, क्योंकि ये दोनों उससे ही बनते हैं। किससे? सक्सिनाइल कोएंजाइम में से, पोरफायरिन रिंग। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे फिर मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। लिख लेंगे पहला, एक्सप्लेन्ड बाय पीटर मिशेल्स केमी ऑस्मोटिक या प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्योरी। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन एक्सप्लेन्ड बाय पीटर मिशेल्स केमी ऑस्मोटिक और प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्योरी। पीटर मिशेल्स, ये लिखा केमी ऑस्मोटिक और प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्योरी। पीटर मिशेल्स केमी ऑस्मोटिक और प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्योरी। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, as electrons are transferred from NADH and FADH, as electrons are transferred from NADH and FADH, as electrons are transferred from NADH and FADH, comma, protons are pumped from, protons or H plus are pumped from the matrix, protons or H plus are pumped from the matrix into the perimitochondrial space. Protons are pumped from the matrix into the perimitochondrial space. This generates a proton gradient. This generates a proton gradient across the inner membrane. This generates a proton gradient, generates a proton gradient across the inner membrane, a proton gradient across the inner membrane, which activates complex 5 or ATP synthase, which activates complex 5 ब्रैकेट में
एटीपी सिंथेज और F0F1 which activates complex 5 ब्रैकेट में एटीपी सिंथेज और F0F1। F0F1 नेक्स्ट। हाँ F0 चैनल। अब आप मुझे बताओ, F0 चैनल हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, क्योंकि ये रास्ता है बेसिकली जिससे H प्लस रिटर्न कर रहे हैं, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन है जो इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी है, एडीपी प्लस पीआई को जोड़कर एटीपी कैटालाइज कर रहा है। मिलेगा बिल्कुल, साइटोप्लाज्म में फ्री पड़ा होगा, मतलब मैट्रिक्स के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अपॉन एक्टिवेशन, upon activation F0 returns H plus into the matrix. Upon activation F0 returns H plus into the matrix। और ये कैसा मूवमेंट है, ब्रैकेट में लिख लेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। F0 returns H plus into the matrix, मतलब ब्रैकेट में facilitated transport, and F1 catalyzes and F1 catalyzes ATP from ADP, and F1 catalyzes ATP from ADP and PI। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, thus the process of oxidation thus the process of oxidation the process of oxidation is coupled with ATP formation। The process of oxidation is coupled with ATP formation and this is called oxidative phosphorylation। And this is called oxidative phosphorylation। ये बना लो F0F1 वाला। कौन सा पीछे वाला? आपने बोला पीछे वाला हो गया आपका। ये बनो, वो लास्ट में चला दूंगा।
बन गया? अरे वाह, क्या बात है आज तो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था। अब एक मिनट देखो, मतलब सीक्वेंस आप यहीं पर देख लो क्या था। अपन ने NaDH और FaDH का क्या किया, ऑक्सीडेशन। इसके ऑक्सीडेशन से क्या जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन का मूवमेंट यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट, और प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्या जुड़ा हुआ है, ATP फॉर्मेशन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन के प्रोसेस और ATP फॉर्मेशन के प्रोसेस के बीच का ब्रिज क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये ब्रैकेट में लिख लो, ध्यान रहेगा। NaDH और FaDH का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट से ATP फॉर्मेशन। नहीं, अच्छा अब एक चीज, ये पूरा जो अपन ने ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा है, इस पूरे इलेक्ट्रॉन, चलो, इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, इनहिबिटर्स, ऐसे केमिकल्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यहां पर मैंने हेडिंग, मतलब आप चार मान लेंगे, इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इनके नाम और वो किस कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करेंगे। तो हमारे पास इसमें है रोटेनॉन अमाइटल, ये किसको अफेक्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसके बीच में, FMN और FES के बीच में। फिर आता है एंटीमाइसिन A, ये किसको अफेक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स 3, मतलब साइटोक्रोम B से FES से C1 की तरफ, और साइनाइड, एजाइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम AA3। ठीक है, मतलब ये ETC में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किससे जुड़ा हुआ है, ATP फॉर्मेशन से, और इसके बीच में ब्रिज क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट।
अब हमारे पास कुछ अनकपलर होते हैं। कपल मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किससे जुड़ा हुआ है? एटीपी फॉर्मेशन से। तो ऑक्सीडेशन और एटीपी फॉर्मेशन को अलग अलग करना, अनकपल करने का काम दो केमिकल्स करते हैं। एक तो होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल होता है, और एक थर्मोजेनिन प्रोटीन होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन तो चलता रहता है, लेकिन ऑक्सीडेशन के कारण एटीपी जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि कौन सा प्रोसेस वो हटा देते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनने देते। तो ऐसे केमिकल्स को कहते हैं अनकपलर्स। इनका यूज कहां होता है? देखो, जितने ठंडे क्षेत्रों में एनिमल्स रहते हैं, बहुत ठंडे क्षेत्रों में, तो उनके शरीर को गर्म रखना पड़ता है, और गर्म रखने के लिए हीट प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में एक थर्मोजेनिन प्रोटीन क्या करता है? ये सारा NADH और FADH का ऑक्सीडेशन होता है, उससे जो एनर्जी ज्यादा निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर ना होकर हीट के फॉर्म में रिलीज होती रहती है, ताकि उनका शरीर गर्म रह सके। तो ये किसका रोल हो गया? अनकपलर्स। कुछ नहीं होते, लोग बहुत खाते हैं और मोटे नहीं होते, और कुछ लोगों में से पानी भी घी का काम करता है। तो और हमने देखा होगा, जो लोग बहुत पतले होते हैं और कितना भी खा ले मोटे नहीं होते, उनका बॉडी टेम्परेचर हल्का सा ज्यादा रहता है, ठीक है, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि उनमें हीट लॉस ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर थर्मोजेन ब्राउन एडिपोज, हाँ वो बेसिकली ब्राउन फैट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यूज में। बट ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में एक प्रोटीन होता है थर्मोजेनिन, वो ज्यादा है। तो वो क्या करता है? उनसे जो एनर्जी रिलीज करता है उसको हीट के फॉर्म में निकालता रहता है, कम एटीपी के फॉर्म में स्टोर होने देता है। हमको इतना पता होना चाहिए, अनकपलर एक ऐसा सिस्टम, ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीडेशन और एटीपी फॉर्मेशन को अलग अलग कर रहा है। कैसे? प्रोटॉन ग्रेडियंट को नहीं बनने देता। तो हीट लॉस या गर्म बॉडी टेम्परेचर क्या, या हीट लॉस ज्यादा रहेगा। तो यहां पे लिख लेंगे अनकपलर्स। नहीं होता है कम रिलीज, मतलब ज्यादा हीट लॉस होगा भाई। एटीपी तो बनता रहेगा, उस एफिशिएंसी से नहीं बनता रहेगा। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कम होगी, हीट लॉस ज्यादा होगा। अपने अंदर वो क्या होता है, चर्बी बनती रहती है, फिर वो इकट्ठा होकर रहता है, वहां पर वो कम होगा, बस वो वाला सिस्टम है। मतलब एक ये मेटाबॉलिज्म है, सिंपल। हाँ, अनकपलर्स। तो अनकपलर्स लिख लेंगे, दे uncouple the process of oxidation with ATP formation. Uncouple the process of oxidation with ATP formation by dissipating the proton gradient. By dissipating the proton gradient. और दो एग्जाम्पल्स हैं इसमें, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और थर्मोजेनिन। ठीक है, तो देखो अब अपन ने मतलब एनसीईआरटी के बेसिस पर एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन वाला सिस्टम देख लिया। तो देखो उसमें मतलब अब अगर मैं यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, तो देखो बाय डिफॉल्ट अगर
अगर मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो मुझे पता है जैसे ग्लूकोज पहला स्टेप क्या आएगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा, पायरूवेट, और फिर मेरे पास फर्मेंटेशन होगा और उससे या तो लैक्टेट या इथेनॉल और CO2 है। और जब मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो ग्लाइकोलिसिस, पायरूवेट, लिंक रिएक्शन, सही बात है। तो इसका मतलब अब इस बेसिस पे डिफरेंस आप वैसे ही याद रख सकते हो। एरोबिक और एनारोबिक में पहला डिफरेंस आया ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस, बकवास। कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, जहां कहीं भी इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन लिखा है एनारोबिक की बात हो रही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन विल ऑलवेज बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एनारोबिक हमेशा इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आएगा बाय प्रोडक्ट्स पे। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं, CO2, H2O एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। जब अपन ATP के फॉर्म में निकालते हैं तो 38 या 36 ATP हम लिखेंगे ग्लूकोज का। एफिशिएंसी अगर पूछ ली जाए तो एफिशिएंसी होती है 40 से 45% एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स ये रहे, बाय प्रोडक्ट्स लैक्टेट हो गया या एथेनॉल और CO2 फर्मेंटेशन के, और लेस एनर्जी रिलीज्ड, लेस देन 7% एफिशिएंसी। 2 ATP होती है, एफिशिएंसी इज लेस देन 7%। और बताओ अब डिफरेंस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होगा। दोनों में कॉमन पाथवे तो ग्लाइकोलिसिस है। अब आप मुझे एक चीज बताओ और मैं ध्यान से समझना, ये हाँ हाँ मतलब इथेनॉल अपने अंदर तो बन नहीं रहा, यीस्ट के तो टॉक्सिक है ना, अपने पढ़ा 13% आते ही मर जाता है यीस्ट। अपने अंदर तो लैक्टिक क्या होता है, वापस ग्लूकोनियोजेनेसिस से वापस बना देता है ग्लूकोज। लैक्टिक अगर नहीं चेंज हो पाए तो फिर मसल फटीग परसिस्ट करती रहेगी, बट मसल फटीग रिकवरी के बाद वापस सही भी हो जाता है। मतलब लैक्टेट एक्यूमुलेट इकट्ठा नहीं रहता, कुछ समय के बाद वापस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। खैर, मेरा सवाल यह है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस को छोड़ दो, उसके अलावा क्या चीज कॉमन है? अच्छा, किधर एनारोबिक रेस्पिरेशन में एसिटाइल कोएंजाइम है और CO नहीं भाई, लैक्टिक एसिड में कहां CO2 निकल रहा है? अरे यार, ग्लाइकोलिसिस का ही प्रोडक्ट है वो पायरूवेट। मैं कह रहा हूं ग्लाइकोलिसिस में पायरूवेट आ गया, उसके अलावा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या कॉमन है? नहीं यार, ये कंप्लीट है ये इनकंप्लीट है, तो डिफरेंस हो गया ना। तो एरोबिक में कैसे फर्मेंटेशन होगा? एरोबिक में ध्यान देगा आपने सर, उसमें 2 बन रहा है, उसमें भी 38 के लिए पहले 2 बना होगा ना। बताओ बताओ। अरे नहीं, मैंने बताया अभी लैक्टिक एसिड में कहां CO2 निकल रहा है? बोलो वापस। दोनों में NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है।
एरोबिक और इसमें भी देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी NADH का ऑक्सीडेशन होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनसीईआरटी ने एनएरोबिक ना लेकर उसको एक सेंटेंस में लिखा है फर्मेंटेशन में। इस दोनों के अंदर NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट फर्क क्या है? दो फर्क। पहला फर्क तो NADH का ऑक्सीडेशन ETC के थ्रू होता है, ATP जनरेट होता है और फास्ट होता है। NADH का ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन में हो रहा है, कोई एनर्जी नहीं बनती और स्लो हो रहा है। अरे NADP कहां है? कहां? मैंने तो अभी तक कहां पी आ रहा है बताओ आप? NADH इज ए डिफरेंट मॉलिक्यूल, वो आएगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। यहां पर NADH है, दोनों में NADH तो बन रहा है, तो वो दोनों में NADH बनना तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन बोल दिया ना मैंने। आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे अपन ने नहीं पढ़ा था फर्मेंटेशन में NADH का ऑक्सीडेशन हो गया NAD, तभी तो ग्लूकोज से 2 ATP बनाए अपन ने, तभी तो NADH के 3 ATP नहीं गिने एनारोबिक में। सही, लिख लो। एनर्जी प्रोडक्शन की और किसकी? एक ग्लूकोज से 36-38 ATP बनते हैं, मतलब 40 से 45% एफिशिएंसी है इसकी, और उससे 2 ATP बनते हैं, लेस देन 7। हाँ बताऊंगा, आएगा। मतलब अभी एक बार अपन NCERT वाले पॉइंट देख रहे हैं सारे, RQ देखते हैं अभी, फिर अब शटल सिस्टम जो है, और मतलब कल अपन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फोटोसिंथेसिस। लिख लिया? आपने लाइनें बना दी सारी।
क्या हुआ? टेबल हिला रही है? क्यों ला रहे हैं आप टेबल? आप यहाँ टेबल हिलाने आते हैं? ये दो व्यक्तियों के मध्य 9 पेन क्यों? 3 आपके हैं और आपके 6। कितने दुकान है? और नहीं, मुझे बताओ, ये मतलब सबसे लिखते हैं आप? सबसे? रंग। अब आगे ले रहा हूं क्या मैं? हेडिंग डालने के बाकी फिर RQ, रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब आगे ले रहा हूं मैं। हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम है, लिंक रिएक्शन। आपने उसको बोलने में ज्यादा समय लगा दिया। अब आगे बस। ठीक है भाई, तो RQ हमारे पास क्या आ गया? रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब RQ आसान है, रेस्पिरेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। क्या यूज होती है? O2। तो उसका रेशियो क्या कहलाएगा? RQ। तो RQ इज बेसिकली, इसमें आपको वैल्यूज याद रखनी है। वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। और इसको मेजर हम किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? अब ये RQ की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? अच्छा, ये रेशियो इस पे डिपेंड, RQ की वैल्यू डिपेंड करेगी किस सबस्ट्रेट को आप रेस्पायर कर रहे हो। कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेशन हो रहा है तो RQ की वैल्यू अलग होगी, प्रोटीन्स की अलग होगी, ऑर्गेनिक एसिड्स की अलग होगी, सबकी अलग। तो किस पे डिपेंड करेगी RQ की वैल्यू? द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट बीइंग मेटाबोलाइज्ड। The value of RQ is dependent upon
value of RQ is dependent upon the nature of substrate metabolized, is dependent upon the nature of substrate being metabolized. बीइंग मेटाबोलाइज। अब इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है, सीधा सवाल वैल्यूज पे आता है। कार्बोहाइड्रेट्स की आरक्यू की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। फैट्स की 0.7 यानी लेस देन 1। प्रोटीन्स की भी लेस देन 1। हाँ, क्या ये दे रखा है? फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करते हो तो 102 CO2 रिलीज होती है, 145 ऑक्सीजन यूज होती है, तो इसलिए आरक्यू की वैल्यू लेस देन 1 है। और ट्राइपामिटेट के लिए है यार। ऑर्गेनिक एसिड्स की मोर देन 1। एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्या होगी? इन्फिनिटी। ठीक है, फिर ये स्पेशल केसेस, ऑर्गेनिक एसिड्स की सब एक से ज्यादा होगी। सिट्रिक एसिड की 1.3, मेलिक एसिड की 1.33, ऑक्सैलिक एसिड की 4। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होगा ही नहीं, इसलिए इन्फिनिटी। मिक्स डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन सब शामिल होंगे, लेस देन 1। और दो स्पेशल केसेस हम आगे देखेंगे। कैम प्लांट्स हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, तो रात के समय वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 फिक्स करते हैं, रिलीज नहीं करते, तो रात के समय आरक्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। और जर्मिनेटिंग सीड्स में फैट से एनर्जी मिलती है मेनली, तो लेस देन 1। क्योंकि ये रात में रिलीज ही नहीं करते CO2, तो CO2 रिलीज नहीं होगी तो 0 हो गया ना। CO2 फिक्स करेंगे फोटोसिंथेसिस से।
ठीक है भाई, कल ये चैप्टर फिर हम लोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें अपना पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और प्लांट ब्रीदिंग जो पहले 2 पेजेस हैं वो देखना।